साथियों, हम लोगों के इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 माह निकल चुके हैं। अब हम लोगों के पास में इस वित्तीय वर्ष में कार्य करने के लिए भी 7 माह हैं। और जो भी अनुभव रहा है इस साल 2 साल के अंदर में कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित, कि कभी भी कोई भी लहर आ सकती है, उस संभावना तीसरी लहर आने की भी बन रही है। हम बुद्धिमत्ता हम लोगों की इसी में है कि जब कोई भी लहर न रहे, काम करने का माहौल रहे, तो हम लोगों को काम कर लेना चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय पे ये पीक पहुंचता है और ये कब तक ऐसा चलेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि ये तीसरी के बाद चौथी नहीं आएगी, कि पांचवी नहीं आएगी, कि छठवीं नहीं आएगी। पता नहीं कितनी लहरें आएंगी, कितनी आनी बाकी है। हम सभी लोगों ने अपने बहुत सारे करीबी लोगों को खोया भी है, और उस पीरियड की विभत्सता को, भयानकता को हम लोगों ने नजदीक से देखा भी है और जिया भी है। कई दिन हम लोग घर से नहीं। संग्राम जी, भैया संग्राम, बैठ जाइए, कोई दिक्कत। और कई जगहों पर तो लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। लेकिन आप लोग एक ऐसी संस्था में हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि LIC ने ना ही आप लोगों का कोई कमीशन रोका। प्राइवेट कंसर्न में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने अपने एम्प्लॉय कम कर दिए, कई संस्थाएं बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। आप लोगों के बच्चे, हम लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। आज की डेट में देख लीजिए, इतने बड़े बड़े स्कूल, 40-40 कमरों के स्कूल, कई बीघे में, कई एकड़ में बने हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। ना हम लोग बच्चों को भेज पा रहे हैं, ना वो ढंग से हमारे बच्चों को कोई शिक्षित कर पा रहे हैं। तो इतने विभत्स पीरियड में भी LIC ने कभी अपने एजेंट का कोई कमीशन नहीं रोका। बल्कि आप लोगों को अगर याद हो, हमारे बहुत सारे साथियों ने उसका लाभ भी पाया है। जिन एजेंटों के 5 साल से ऊपर की एजेंसी थी, सबको 50,000 रुपए एडवांस भी दिया। कोविड एडवांस के नाम से दिया, इंटरेस्ट फ्री एडवांस रहा। उसका लाभ हमारे बहुत सारे लोगों ने पाया। कोई भी संस्था, भले वो TCS ही क्यों ना हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने अपने एम्प्लॉय, चाहे आप बिग बाजार देख लीजिए, कोई भी मॉल देख लीजिए, आप विशाल मेगा मार्ट सामने चले जाइए, हमारी LIC की बिल्डिंग नगर शाखा 4 की कंपैरेटिवली उनके यहाँ बहुत ज्यादा आपको तड़ाक भड़ाक और एयर कंडीशन और बढ़िया माहौल दिखेगा। लेकिन एम्प्लॉय की हालत देख लीजिए, तो एम्प्लॉय की हालत वहां की कितनी खराब हुई। भले वो सूटेड बूटेड रहते हैं, चूंकि उनका डेकोरम है, उनको रहना जरूरी है। लेकिन आप अपने यहाँ की बिल्डिंग को कंपेयर करेंगे तो भले आप यहाँ AC नहीं है, तमाम असुविधा हो सकती हैं। गर्मी में बहुत गर्मी भी लगेगी, बारिश में नीचे पानी भी भर जाएगा बेसमेंट में, आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, आप खिसियाएंगे भी, परेशान भी होंगे। लेकिन कभी ये नहीं पाएंगे कि संस्था ने आपका पैसा रोका हो, संस्था ने आपके कस्टमर का पैसा रोका हो, संस्था ने आपका कोई क्लेम रोका हो और ये कह के रोका हो कि भाई कोविड काल चल रहा है, पैसा नहीं है हमारे पास। बहुत सारी वित्तीय संस्थाओं ने पैसा रोका है। लोगों को, एम्प्लॉइज को, सरकारी विभागों में आप देख लीजिए, सरकार में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाइयां हो, आप BSNL को देख लीजिए, लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। राज्य सरकार ने भी अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह को रोका। बाद में भले वो धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, लेकिन कोविड काल में रोका। लेकिन LIC ही एक संस्था ऐसी हमको नजर आई, मुझे खासकर नजर आई, जिसने अपने, चाहे कस्टमर को पैसा देने की बात हो, चाहे अपने एम्प्लॉइज को देने की बात हो, चाहे अपने एजेंट्स को देने की बात हो, किसी का 1 रुपया नहीं रोका। और हम भाग्यशाली हैं कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हम क्यों ना मन लगा के उस संस्था में काम करें? हमें क्यों नहीं करना चाहिए? जहां हम भी सुखी हैं, हम जिसका बीमा कर रहे हैं, हमारा कस्टमर भी सुखी है, हम क्यों उस संस्था में काम न करें और क्यों ना हम उससे जुड़ें?
ये बात हमको विचार करनी चाहिए। दूसरी बात, समय का उपयोग करना चाहिए। समय जिस गति से भाग रहा है, 15, 16, 17 साल पहले मैं इलाहाबाद आया था, तब से मेरे कई साथी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा होगा। और 10 साल बाद क्या स्थिति होगी? जो जवान दिख रहे हैं थोड़े बहुत, वो कुछ बूढ़े हो जाएंगे और जो अधेड़ हो जाएंगे बाकी लोग, हम लोग। तो समय भी हम लोगों के पास उतना नहीं है, समय भी कम है। कभी आप लोग सोचिएगा कि आप उम्र के किस दौर में हैं, कितनी एज हो गई है आपकी। आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले आप कितनी भाग दौड़ कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हमारी शारीरिक क्षमता वही हो रही है। दूसरा, कोविड पीरियड में जो घर में बैठ जाते हैं हम लोग, बैठना पड़ता है, मजबूरी है। बाहर निकलेंगे तो एक भय है, एक डर है। जो घर में बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता, एक बेरोजगारी जैसा एक अनुभव होने लगता है। और उससे फिर हमारे रोजमर्रा के खर्चों से लेकर के महीने के खर्चे और साल भर के खर्चे भी प्रभावित होते हैं। अब में से बैठे सारे लोग, हम लोग सभी लोग प्रभावित हुए हैं। मैं स्वयं में प्रभावित हुआ हूँ, बिल्कुल आप लोग भी प्रभावित हुए होंगे। तो ऐसे दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे ना पड़े, हमारे बच्चों पे ना पड़े, हमारे परिवार पे ना पड़े, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने में सोचना है, अपने आप से तर्क करना है, हमें किसी से पूछना नहीं है। किसी से हम पूछने जाएंगे, आप किसी से बात कर, कितना बड़ा शुभ चिंतक हो आपको कोई भी आपके परिवार को 2 टाइम भोजन टिफिन में बंद करके पहुंचा देगी, लो भैया कोई बात नहीं, तुम्हारी स्थिति खराब है, मैं तुम्हारे घर में 2 टाइम का भोजन पहुंचा रहा हूं, बताइएगा? कोई नहीं पहुंचाने वाला। तो जो भी करना है हम ही लोगों को करना है, हम ही आपको करना है। तो चूंकि हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी लोग अपने अपने घर के मुखिया हैं और हम सबसे जुड़े हमारे परिवार है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, या हमारे माता पिता, या हमारे छोटे भाई बहन, सबकी अपेक्षा हम लोगों से होती है। तो आप लोगों को समय का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। इस बात को कभी आप लोग स्वयं में विचार करिएगा कि अभी फिलहाल वक्त ऐसा चल रहा है कि कोई कोरोना की लहर अभी फिलहाल नहीं है। कोई कह रहा है अक्टूबर में आएगी, कोई कह रहा है सितंबर लास्ट में आएगी, कोई कह रहा है नवंबर में आएगी। तो हमें उसका इंतजार नहीं करना है लहर का। फिलहाल अगर स्थितियां हमारे अनुकूल हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो स्थितियां अनुकूल होने पर अपने कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन स्थितियां अनुकूल होने पर हम अपने कार्य को आगे ना बढ़ाएं और प्रतिकूल स्थिति में हम अपना सिर पीटें, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब स्थितियां अनुकूल हो तो आप कुछ इतना काम कर लीजिए कि भविष्य में आने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना हम और हमारा परिवार कर सकें। जानकारी आप लोगों के पास तमाम है, प्रोडक्ट की जानकारी भी है, LIC की भी जानकारी है, विदेशी कंपनियों की भी जानकारी है, तमाम संस्थाओं की जानकारी है, शेयर मार्केट की जानकारी है, पोस्ट ऑफिस की जानकारी है, हर तरह की जानकारी है। लेकिन उस जानकारी का उपयोग हमें करना है, लोगों को बताना है, लोगों को सिखाना है। और भारत का जो बीमा व्यवसाय है भारतवर्ष में, वो बीमा व्यवसाय आग्रह का होता है। बीमा जिसको लेना है वो कभी नहीं कहता मेरा बीमा कर दो, मुझे बीमा करवाना है। यहाँ बीमा हमको कहना पड़ता है आप बीमा करा लीजिए, वो कहता नहीं हम नहीं कराएंगे, फिर हमको कहना पड़ता है आप करा लीजिए। हमको उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारी एज इतनी है, आगे एज इतनी हो जाएगी, वो नहीं समझता। जितनी मशक्कत भारतवर्ष में एजेंट को करनी पड़ती है, विदेशों में नहीं करनी पड़ती। विदेशों में इतने एजेंट भी नहीं होते क्योंकि वहां कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ कंपलसरी है, अगर आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके निकलोगे तो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। उसी तरह विदेशों में कंपलसरी है। आप पैदा हुए, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसका इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सब होना चाहिए। तो उनके लिए मस्ट है वो।
तो ना वो एजेंटों की इतनी ज्यादा जरूरत रहती है, उनको केवल बस कंपनी सेलेक्ट करनी है, फला जगह फोन किया, उनका एजेंट आया, फटाफट काम करके चला गया फुर्सत। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा सिस्टम है, अभी कंपलसरी कर देंगे तो सरकारें पलट जाएगी, तो सरकार को भी नहीं पलटाना है। पता चला कंपलसरी कर दिया, सरकार गई। तो हमें उसको बताना है, उसको कहना है और बार बार कहना है, पेशेंस रखना है, ठहर। अभी थोड़ा सा मैं देख रहा था, किसी का इंटरव्यू चल रहा था, कोई बहुत बड़े एजेंट होंगे निश्चित तौर पे, वो बता रहे थे कि ये धैर्य का काम है, एक पेशेंस का काम है, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं। हम गए, बीमा की बात की, नहीं हुआ, कितना बीमा हो जाएगा, सर वो बीमा कराएंगे, बोला पैसे नहीं है, ये है वो, इतना गए उतना गए, वहाँ गए, सुबह से निकले शाम को आए, नहीं। और जब नहीं हुआ, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, फिर हमने जाने बंद कर दिया। तो या फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि डेवलपमेंट अफसर का फोन आए, बोले अच्छा सर देखते हैं, निकलते हैं, ये है वो है, तब फिर हम निकलेंगे, जाएंगे, देखेंगे। यार बार बार फोन कर रहा है डेवलपमेंट अफसर, चलो कुछ देखते हैं, छोटा मोटा बीमा देते हैं, कुछ करते हैं। तो हमें सोच हमारी ये नहीं है कि हमें अर्न करना है, ये आदमी बार बार फोन कर रहा है, हमको फोन ना करे, इसलिए हम बीमा करने निकलेंगे, इसलिए हम बीमा करेंगे। कि बहुत परेशान कर रहा है, वहीं एबीएम से फोन करवा देता है, कहीं वो ब्रांच में भी फोन करने लग जाता है। हमने अपनी नीड को किनारे रख दिया, अब इसलिए करने लगे कि वो फलाना फोन कर रहा है, तो ठीक है भाई साहब, आप इसी पैटर्न में चलो, मैं आपको फोन करता हूँ, आप परेशान होते हो, तब आप बीमा करने निकालते हो, चलो आप इसी पैटर्न में चलो, आप कस्टमर को फोन करो, कस्टमर के पास जाओ, उसको भी आप उतना ही परेशान कर डालो जितना हम करते हैं आपको। वो भी तंग आया है, आपसे बीमा कर ही दो यार किसी तरह, ये राम सेवक भी जाने बहुत परेशान करते हैं, इनका काम जाने, एक को बीमा दे ही दो, चलो तो आप ऐसे ही बीमा कर लो, लेकिन बीमा कर लो। दूसरी चीज आपका लैप्सेशन हमारा बढ़ रहा है, हम इतने वर्षों से एजेंट हैं, ज्यादा नहीं, कई वर्षों से हम एजेंट हैं, 15 साल से एजेंट हैं, कोई 20 साल से एजेंट है, कई तो हमसे सीनियर एजेंट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमसे भी सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर हैं, वो एजेंसी भी वो तब से कर रहे हैं जब से हम LIC का हम नाम नहीं जानते थे, तब से वो एजेंसी कर रहे हैं। तो वो लेकिन लैप्सेशन और ये वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम तिमाही बीमा कर देते हैं और फिर उसके बाद हम कस्टमर के पास जाएंगे, 1 बार 2 बार पैसा मांगेंगे, उसकी कोई ना कोई समस्या आएगी, आएगा वो आएगा, फिर हम पैसा मांगना बंद, उसका भी देना बंद, या हो सकता है उसने 2 3 4 तिमाही दे दिया, फिर नहीं दिया, फिर वो दूसरा एजेंट पहुंचा, उसने कहा अरे तो हमारा एक बीमा है, इसका एजेंट ही नहीं आता पैसा लेने, बदनाम कौन हुआ? आप हो गए, अखिलेश बदनाम हो गए, महेंद्र बदनाम हो गए, 4 बार गए 5 बार गए, जब भाई पैसा नहीं दे रहे हो तो जाना बंद कर दिया। लेकिन उसने क्या इल्जाम आप पे थोप दिया। ऐसे हमारे बहुत आप लोग लेके आते हो, फलाने पॉलिसी नंबर का पैसा दिला दीजिए, इसका पता करवा दीजिए सरेंडर वैल्यू कितनी है, गए पता चला देखने तो पता चला वो 2 साल की पॉलिसी में चली। तो उससे बचने के लिए आप तिमाही जो मोड है हमारा, उसको थोड़ा सा हैरेस करिए, पीछे करिए। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो कि हाँ ये बंदा तिमाही भी चला लेगा, तभी आप उस पर अग्रसर होइए। नहीं तो सबसे बढ़िया मोड है नेक्स्ट, हमारे एक नए भी करता है, सबसे पीछे बैठे हुए हैं वीरेंद्र शंकर मौर्य, खड़े रहिए भाई, इन्होंने इस वित्तीय वर्ष में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा बहुत 34-35 बीमे कर चुके हैं, बैठिए। और 34-35 बीमों में जितने भी किए हैं इन्होंने, उसमें इनका 99% नेक्स्ट। आप 50 बीमे नेक्स्ट के कर डालो,
आप 50 बीमे नेच के कर डालो। आप किसी पार्टी से कहोगे हमको 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए साल का प्रीमियम चाहिए, 24,000 चाहिए, हो सकता है वो पीछे खिसक जाए। लेकिन आप उससे कहो भाई साहब 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, वो भी आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने 50 बीमे कर डालो, आपका 1 लाख रुपए हर महीने का प्रीमियम डिडक्ट होकर के ऑफिस में आएगा। उस 1 लाख रुपए के प्रीमियम में आपको 35,000 रुपए कमीशन 35% मिलेगा। अब 50 बीमे आप करोगे तो निश्चित तौर पे 10, 12, 15 बीमे नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण अकाउंट में पैसा नहीं है, दूसरा कारण सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है, ठीक। तीसरा कोई टेक्निकल वजह हो सकती है जिसके लिए बैंक जिम्मेदार होता है, LIC जिम्मेदार नहीं होती है। इस चीज को समझिएगा, उसके लिए LIC जिम्मेदार कतई नहीं होती, बैंक जिम्मेदार होता है। और भी कुछ वजह हो सकती है। अब उसमें आपको हैरस नहीं होना है, अरे सर कटते ही नहीं नेक्स्ट हमने तो दिया सर कटेंगे। हो सकता है जो 50 में से जो 10-12 बीमे नहीं कटने थे वही आपने पहले कर डाले और वही नहीं कटे, तो अब हम वहीं से फ्रस्ट्रेट होना शुरू। नहीं कटता सर, नहीं कटता, मत कटने दीजिए। आप पार्टी से जाइए, हर महीना पैसा लेकर के जमा कर दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे एजेंट करते हैं, उसका फिर से नेक्स्ट मैंडेट साइन करा के दे दीजिए। 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, जिस दिन वो रेगुलर हो जाएगा आपकी एक सर्विसिंग का पोर्शन खत्म। आप रोज उसकी सर्विसिंग करने से फुर्सत की, हर 3 महीने में हमको प्रीमियम लेना है, उससे आप फुर्सत हो गए। वो लॉन्ग टाइम आपका 15 साल, 20 साल, जितने साल पॉलिसी चलेगी उतने साल के लिए आप फुर्सत हो गए, तो उससे घबराइए नहीं। अगर हम वैसे 50 बीमे करते, तिमाही करते, तो हम जाते 10 चक्कर लगाते, 10 बार फोन करते, कभी वो 200-400 कम भी दे देता, जमा कर देना, अगली बार जमा भी कर दिया, ब्याज भी लग गया, पता चला 50 रुपए ब्याज लग गया। अब हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब 50 रुपए लग गया, 50 दे दो हमारा। हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो अपने से देगा भी नहीं, तो मान लेते हैं 50 डूब गया, चला गया। कम से कम नेच में आप लोगों के साथ ये समस्या नहीं, बहुत सारी चीजों से आप बचेंगे। तो नेच को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जिनके भी बीमे कम होते हैं या जिनको ये परेशानी रहती है कि हम बड़ा प्रीमियम कहां से बटोरे, कस्टमर 24,000, 40,000, 50,000 एक मुश्त नहीं दे रहा है, आप नेच में पड़ जाओ आगे और रेगुलर इनकम हो गई आपकी। 1 लाख रुपए प्रीमियम डिडक्ट होके आएगा तो हर महीने का 35,000 रुपए की एक सैलरी हमारी साल भर के लिए हो गई। और बीच में हम कोई हाथ में हाथ धर के बैठे तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे ही, उसको आगे बढ़ाएंगे ही, उस श्रृंखला को, उस सीरीज को हम आगे लेकर के जाएंगे ही, तो वो चीज हमारी बढ़ेगी ना। लेकिन पहले एक संकल्प कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। ये सितंबर माह चल रहा है, सितंबर से लेके नवंबर तक 3 महीने में मुझको 50 बीमे नेच के करने हैं और मुझे 50 बीमों में 1 लाख रुपए मुझे प्रीमियम लेके आना है। इस चीज को आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, इससे आपका लैप्सेशन भी घटेगा, लैप्सेशन भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्लब मेंबर हो जाएंगे जिनको लैप्सेशन के कारण पीछे रह जाते हैं। साथियों, अब मैं अपने प्रिय अनुज राकेश भाई जो हमेशा की तरह है मुझसे ज्यादा एक्टिव मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देने में रहते हैं और मैं इनका बड़ा आभारी रहता हूँ। पिछले बार की तो सत्र में मुझे याद है मुझसे पहले आ गए थे, मुझे याद है 10:30 बजे यहाँ पे खड़ा हो गया, कहीं मुझसे पहले ना आ गया। तो मैं अपने ऐसे जुझारू साथी, अपने मित्र, अपने अनुज, अपने बड़े भाई, इनको चाहे मैं जो भी संज्ञा वो कम है, राकेश भाई निगम गीत नहीं करा गए। एक चीज बीच से मिस आउट हो गई, क्योंकि बात निकल पड़ी तो चल पड़ी।
जो सबसे पहले एक हम लोगों का निगम गीत होता है। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत अब कर रहे हैं निगम गीत से। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। दोस्तों नमस्कार। सही कहूँ तो आपके बीच में आके मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि जैसे मैं अपनी यूनिट की मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल एकदम परिवार वाली फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे मेरी ही टीम यहाँ पे बैठी हो और बड़ा ही स्नेह मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में। एक बार फिर से मौका मिला है, आप लोगों को धन्यवाद, भाई राज यादव को धन्यवाद। अभी मैं जब इतना लगाव होता है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कई बार जो चीज़ें हो सकता है कोई दूसरा ना कह पाता, इतना लगाव होने के बाद मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ। अभी मैं आपकी मेरिट लिस्ट देख रहा था तो उसमें थोड़ा सा देख के मुझे ये लगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे डिवीज़न में आपके ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा होती है। लेकिन सबसे जो मुझको पिंच किया विषय वो ये था कि केवल अभी 5 लोग ऐसे थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया है ना, केवल 5 लोग। वो मैं देख रहा था अभी फिगर, और बीरेन जी की वही 32-34 पॉलिसी है और बाकी भी वो भी कोई ऐसे 10-12 ऐसे। थोड़ा सा देखिए, ये बात तो सही है, राजादा जी ने जैसे बताया कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट का समय था। पहला वाला जो कोरोना की लहर आई थी उसमें लोगों ने कोरोना के बारे में जाना था लेकिन उतना भयावहता उसकी नहीं थी, लोगों के घर में लोग मरे नहीं थे, है ना। कुछ दूर दूर से सुनाई देता था कि इतने लोग की डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, लेकिन अपने परिवार में या अपने रिलेटिव्स में या अपने खास लोगों के यहाँ पे कम लोगों के यहाँ पे डेथ हुई थी, है ना। लेकिन जो दूसरी वेव आई उसने लोगों को छीना, है ना। मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बीएम क्लब मेंबर थे और बीएम क्लब मेंबर नहीं थे, उनको उस रूप में मत लीजिए, वो एक गार्जियन थे। मैं कोई भी मीटिंग करता था, कोई भी मीटिंग, सबसे पहले आते थे, प्लानिंग करते थे मीटिंग की खुद, और जो कमियां होती थी उसको बताते थे, कैसे सही किया जाए वो सारा प्लान करते थे। इस कोरोना ने उनको हम लोगों से छीन लिया। ऐसे बहुत सारे दिखेंगे आपको, आप हर कोई शायद ही कोई ऐसा हो जिसके दूर दराज रिश्तेदार में कोई ऐसी दुखद घटना ना हुई हो। तो निश्चित रूप से समय बहुत बुरा तो था, लेकिन समय वो चला भी गया। उसके बाद वो समय बीतने के बाद आप एक बार अपना आकलन करिए, हम लोग शायद उसी परिदृश्य में उसी चीज़ को लेके आज भी अटके हुए हैं, उसी कोरोना वाले माइंड सेट में आज भी अटके हुए हैं, है ना। जबकि कोरोना बीते बहुत दिन हो गया, मैं अपनी टीम में भी देख रहा था, ऑलमोस्ट यही स्थिति है, ऑलमोस्ट यही स्थिति है। लेकिन उसी ब्रांच में ऐसे लोग भी हैं जो 75 पॉलिसी कर चुके हैं,
60 पॉलिसी कर चुके हैं, लगभग 65-70 लाख रुपया प्रीमियम जमा कर दिए हैं। भाई रहते तो वो भी यही प्रयागराज की भूमि पे ही हैं, उनके लिए भी वही परिस्थितियां हैं, वही कोरोना है ना। लेकिन वो किए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जो हमारी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि हम अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें, और वो तभी हो पाएगा अगर मान लीजिए हमारे जिम में केवल यही एक काम हो। आप कल्पना करिए कि मान लीजिए मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, केवल LIC का एजेंट हूँ, और पूरे साल भर में अभी 5 महीना बीत चुका है, 2 महीना निकाल दीजिए, फिर भी 3 महीना तो बीत ही गया है ना। काम करते 3 महीना बीत गया। 3 महीना में अगर हमने 1, 2, 3, 4, 5 पॉलिसी किया है तो हमने कितना अर्न किया होगा? हमारे महीने का खर्चा कितना है? आप कल्पना कर लीजिए, क्या जितना महीने का खर्चा है आपने LIC से अर्न किया। LIC ने तो करोड़ों रुपया जो है कमीशन के रूप में बांटा। किसको किसको मिला ये विषय अलग है, लेकिन हमको क्या मिला आपको ये सोचना है ना, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी कोई दूसरा वाला तो उठाने वाला नहीं, वो आप ही को उठाना है, और उसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो बोझ होता है ना, वो खाली पॉकेट का बोझ होता है। अगर हमारी पर्स में पैसा नहीं है तो उस पर्स को ढोना जो है बहुत बड़ा बोझ होता है। एक मृक्ष कटिकम का एक श्लोक है, कालिदास जी ने लिखा है कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधो जने न संतिष्ठते। मतलब जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उनकी बात पे विश्वास उनके अपने लोग नहीं करते। दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधो जने न संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन अस्फारी भवन्त्यापदा। उनकी जो स्निग्धता है, उनके चेहरे पे जो एक स्वाभाविक चमक होती है, वो धीरे धीरे मलिन पड़ने लगती है। अस्फारी भवन्त्यापदा सत्वम ह्रासन उपैति शील ससनी कांति परिमलायते पापम कर्मम च यत् प्रेरयित कि कृतम तत्तस्य संभाव्यते। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो उनकी कांति है वो मलिन पड़ने लगती है, और दूसरे के द्वारा किए हुए पाप कर्मों का भी उनको जो है दोषी बना दिया जाता है। आपने घटना सुनी रही होगी ना, वो एक दिल्ली वाली घटना हुई थी जिसमें जो ड्राइवर था उसने मर्डर नहीं किया था बच्चे का, स्कूल वाली घटना, लेकिन उस ड्राइवर को लोगों ने दोषी बना दिया, और मज़े की बात ये उसने स्वीकार भी कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं जेल में चला जाता हूँ तो ये लोग पैसा दे देंगे, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि क्या यही दोष जो है कोई समृद्ध आदमी अपने मत्थे ले सकता था? नहीं लेता। उसको लेना इसलिए पड़ा क्योंकि वो आर्थिक रूप से विपन्न था, कमज़ोर था। तो इस नाते जो है हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमको जो मौका मिला हुआ है, अभी LIC मौका दे रही, अभी अर्जन करने का समय है। अभी बहुत सारे एजेंट मूवमेंट उतना नहीं किए हैं, अभी तो मार्केट खाली है। आप जाएंगे खूब ज़बरदस्त बीमा होगा। और आपको बताऊं, सबसे बढ़िया तो लोगों ने काम किया कोरोना के क्रिटिकल पोजीशन पे। खूब कोरोना था, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, तो सबसे ज़्यादा जो है ऑनलाइन बिजनेस हुआ, क्योंकि कोरोना का डर, मरने का डर जो है वो बीमा लोगों को अपने से, जैसे होता ना कि आप जाइए 4 बार तो बीमा लेते हैं, लेकिन कोरोना के डर के नाते लोगों ने बुला के बीमा किया है। लोगों ने खुद बुलाया है कि मेरा 1 करोड़ का बीमा कर दीजिए। लेकिन किसको बुलाया? जो अप्रोच कर सकता था, जिसने अप्रोच किया, जिसने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया, उसका बीमा हुआ, कई करोड़ का बीमा हुआ। और LIC आज भी माइनस में नहीं है। हम लोग माइनस में हैं, आपकी अर्निंग माइनस में है, लेकिन LIC माइनस में नहीं है। अब देखिए, एक कोई भी आदमी काम क्यों करता है ना? या तो जो है अपने पसंद का कोई काम मिल जाए तब आदमी करता है। कोई आदमी जो है अपने पसंद का काम कर ले, या फिर बाई चांस काम कर ले। जैसे LIC में जितने भी एजेंट होते हैं, आप देखिए ज़्यादातर लोग जो है बाई चांस ही होते हैं।
बहुत ही रेयर होते होंगे, जैसे अब ब्रजेश मिश्रा ने अपने बेटे को एजेंसी दे दिया तो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर आप लोग अब कल्पना करिए कि हो सकता है किसी दबाव में कोई भी आदमी अपना कैरियर बना के नहीं चलता है कि मैं LIC का एजेंट भविष्य में बनूंगा, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, किसी भी स्थिति में आप यहाँ पे आ गए तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि इससे बेहतर दूसरा कोई प्रोफेशन दुनिया में है भी नहीं, है ना। ये अगर दुनिया में कहीं आप पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये जो अभी मैंने दिखाए थे आपको सपनों की उड़ान में, ये बिल्कुल हमारे आप जैसे सामान्य परिवार के लोग ही तो हैं। हमारे और आपके ब्रजेश मिश्रा क्या थे? ब्रजेश मिश्रा तो मेरी ही ब्रांच के हैं ना, मुझसे ज़्यादा उनको कौन जान सकता। एजेंसी बचाना मुश्किल होता था, 99 से उनका बिजनेस चला है। ऐसे लोग थे और आज कहाँ पे हैं? 3 करोड़ रुपया सालाना उनका कमीशन है। मर्सिडीज गाड़ी LIC ने दिया, मर्सिडीज, है ना। मर्सिडीज में बैठने का कितने लोगों को अवसर मिला है, लेकिन LIC के पैसे से मर्सिडीज गाड़ी ब्रजेश मिश्रा चलाते हैं। तो ये है LIC की पावर। कैसे भी करके आप इस बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन जब आ ही गए हैं तो आप धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का। उस कुछ ज़रूर आपके ऊपर उसकी कृपा है कि आपको इस बिजनेस में लाया, और अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि वो तो बांट रहा है। कितना आप बटोर सकते हैं ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, पैसा सब कहा जाता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारी जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तो आप ये समझिए कि हमारा टेंशन भी बढ़ता जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। बच्चा जो है जब छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होती है, आपसे चॉकलेट वगैरह छोटी छोटी डिमांड करता है, और आप उसकी डिमांड को पूरी कर देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे पापा तो बड़े अच्छे हैं, जो मैं कहता हूँ सुन लेते हैं, कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, 10-5 रुपए की चीज़ आपने दिला दिया। लेकिन वही बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा होता है, 1000-1500 रुपए की साइकिल की डिमांड करता है, 3 पहिया वाली साइकिल, तो आपको अगर 5000 रुपया कमीशन है तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना। अगर आपका कमीशन 1 लाख रुपया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 4 महीना में एक पॉलिसी किए हैं तो आपको ये साइकिल दिलाना भी भारी पड़ेगा। थोड़ा सा और जिम्मेदारी बढ़ती है, वो लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी स्कूल जाने की समय आ जाता है, उनके स्कूल की फीस, और बड़ी साइकिल मांगते हैं, और बड़े बच्चे हुए तो 2-2, 3-3 लाख रुपया फीस लगती है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, रायजादा जी पढ़ा रहे हैं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो 3 लाख रुपया 1 साल की फीस लगती, 3 लाख। अब अगर आप कुल 50,000 रुपया साल में कमीशन कमाएंगे तो 3 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे? यानी अगर आपने बच्चे को नहीं, या तो आप अपने बच्चे को न पढ़ाइए, और अगर पढ़ाइएगा तो फिर आपके पास तो इनकम नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा आजीवन आपको गाली देगा, है ना। तो इस नाते आपकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जो आपको मिला है, जो अवसर आपको मिला है, उसका बाकायदा आप लाभ उठाइए, क्योंकि और लोगों ने लाभ उठाया है तभी इस लेवल पे पहुँचे। और इसका आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि हमारा जो है प्रभाव कैसे पड़ता है अगर हमारे पास पैसा नहीं है। आप कई बार देखिए जब आप ATM पे जाते हैं, आपको ज़रूरत हो पैसे की, आप ATM से पैसा निकालने के लिए ATM में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, उस समय अगर एक मैसेज आता है कि सॉरी टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस, तो एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर यही दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, चौथी 4-5 जगह आप जाएंगे तो आप जो है जितनी बार आप कार्ड इंसर्ट करेंगे यही मैसेज आएगा कि आपका जो है नेटवर्क ख़राब होने के नाते पैसा नहीं दिया जा सकता, तो आपका मन होगा कि एक लात मारें, ये ATM उखड़ के बाहर चला जाए, है ना। यही होता है हमारे परिवार में भी। अगर आपकी पत्नी ने आपसे कुछ डिमांड किया, एक बार आपने मना किया, बच्चे ने कुछ डिमांड किया, उसको भी आपने मना किया, तीसरी बार फिर किसी चीज़ की डिमांड हुई, आप लगातार अगर मना करते जाएंगे तो क्या उनके मन में ये भाव आएगा कि नहीं आएगा कि आदमी एकदम निखट्टू है, नाकारा है, इसको एक लात मारें, ये बाहर निकाल दें? आएगा कि नहीं आएगा? तो इस नाते जो है
जो कहा गया है ना कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधो जने ना संतिष्ठते, तो सबसे पहले ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करें। हमारे पास जो है सोने का कटोरा है, सोने का कटोरा, वो हमारे लिए चाहे तो हम उसका भीख मांगने में इस्तेमाल कर लें और चाहे तो उसको हम अपनी संपन्नता का एक मापदंड बना दें, है ना। जो भी चाहें वो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। अब सफलता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको वो काम करना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो, है ना। ये तो चुनाव, जैसे आप एजेंट बन गए, अब ये चुनाव तो ख़त्म हो गया, है ना। वो काम हमको करना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो। मान लीजिए हम काम नहीं कर पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था, हम IAS बन जाते, वहाँ भी अर्निंग कर सकते थे। खूब 10, 20, 50 लाख रुपया लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन है नहीं पैसा, ठीक है। दूसरा जो है, या जो हम काम कर रहे हैं उसी में मन लगा लें, ठीक है। जो चीज़ नहीं हो सकता, मान लीजिए मैं IAS अभी नहीं बन सकता, है ना, PCS अभी नहीं बन सकता, क्योंकि सबकी पढ़ाई का हर चीज़ का लेवल अलग होता है और एज भी पार हो गई है। बिजनेसमैन बड़ा अभी नहीं बन सकता क्योंकि उतनी पूंजी नहीं है। मैं जो बना हुआ हूँ उसको तो अच्छे से कर सकता हूँ। संग्राम भाई, ऐसे समझिए, दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ तब समझ में आए। मान लीजिए आप परिवार में संतुष्ट रहना चाहते हैं, अपनी पत्नी से खुश रहना चाहते हैं, तो जिसको आप चाहते हो उससे शादी कर लीजिए, है ना। तब भाई आपका पटेगा, चलो ठीक है, हाँ, अपने पसंद की हमने शादी कर लिया। लेकिन अगर उससे नहीं हो रही, जिससे हो गई है, तो बेहतर तो यह है कि झगड़ा करने से अच्छा है कि उसी को चाहने लगिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो काम आप आज तक करते आए हैं, जो काम नहीं कर पाए, उसकी चिंता करने से बेहतर है जो काम आज आपको मिला हुआ है करने का, उसी में मन लगा लीजिए, उसी को जम के करिए, उसी में MDRT बनिए, उसी में जो है क्लब मेंबर बनिए। बहुत सारा रास्ता है ना। और क्या करना चाहिए? जो भी काम करें उसमें हमको हमारा कमिटमेंट 100% होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। जैसे अब और कमिटमेंट के लिए क्या है कि हर बार LIC एक कंपटीशन देती, शायद ही कोई महीना ऐसा होता होगा जब LIC का कोई कंपटीशन ना रहता हो, ऐसा होता है ना। तो आप आज ही यहाँ पे एक कमिटमेंट ले लीजिए कि कोई भी कंपटीशन होगा, उसको ये मत सोचिए कि 100 रुपया है, ये 5 पॉलिसी करिएगा तो 100 रुपये का इनाम है, ऐसा मत सोचिए। वो जो है आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा लक्ष्य पाने के लिए एक छोटा छोटा वो लक्ष्य देती है LIC कि आप इस पीरियड में अगर 5 पॉलिसी करेंगे तो पूरे महीने में ऐसे 2-3 कंपटीशन आया तो 15 हो जाएगी ना। तो उसको ऐसा मान के चलिए और आज यहाँ पे एक कमिटमेंट लेके जाइए कि LIC का कोई भी कंपटीशन आएगा तो उसको लेने वाले सबसे पहले एक आप जरूर रहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? एक कमिटमेंट ये आप ले सकते हैं, छोटा ही वाला लीजिए, चलिए जो भी एक न्यूनतम वाला हो कि हम ये पॉलिसी करने के बाद 2 पॉलिसी वाला आता है ना, 2 पॉलिसी का कमिटमेंट ले लीजिए कि 2 पॉलिसी करेंगे। एक पॉलिसी का है कि आप खाली जो है एक्टिवाइज हो जाइए, अगर ऐसा भी आता है तो वही ले लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी एक पॉलिसी तो हो जाएगी, जहां शून्य है, जहां 3 महीने में भी खाता नहीं खुला है, एक पॉलिसी हो गई है। अगर एक सप्ताह के बीच का ऐसा कंपटीशन आता है और पूरे महीने आया तो 4 पॉलिसी आपकी हो जाएगी। 4 वो पॉलिसी मत गिनिए, उसके पीछे 50 रुपए का 100 रुपए का इनाम मत गिनिए, उसको ये मानिए कि वो 4 पॉलिसी अगर 10,000 प्रीमियम की होगी तो 40,000 प्रीमियम हुआ, है ना। लगभग 15-20 हज़ार रुपया आपके परिवार में आएगा पैसा। और कहाँ खर्चा होगा? आपकी परिवार की समृद्धि के लिए खर्चा होगा। तो आज से
अभी से आप ये कमिटमेंट लीजिए कि हमको जो भी कंपटीशन LIC लॉन्च करेगी, चाहे रायजादा जी लॉन्च करेंगे, मैं वो पहला आदमी रहूँगा जो उसको क्वालिफाई करूँगा। तो अगर ये कमिटमेंट ले लेते हैं तो आपका जो है कभी पॉलिसी की कमी नहीं होगी। भाई सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानता, क्रिकेट का भगवान उसको बोला जाता है ना, ऐसे नहीं बोला जाता है। क्योंकि जो कमिटमेंट था, जब सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है देखा भी है वो वीडियो, वो मैच भी मैं देख रहा था जब सचिन तेंदुलकर 15 साल के थे, पाकिस्तान से मैच चल रहा था पाकिस्तान में। उस समय उनकी एज जो है मात्र 15 साल थी, वही लगभग डेब्यू मैच था, 1-2 मैच खेले थे, उसमें गए थे। लोगों ने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा ये क्या खेलेगा, और भयंकर ऐसा पाकिस्तान वाले के पास बॉलर बहुत अच्छे थे। उस समय इंडिया के पास अच्छे बॉलर्स नहीं हुआ करते थे। एक कपिल देव सबसे तेज बॉलर थे, है ना। उन्होंने इतनी भयंकर पिच बनाई थी कि वो ज़मीन पे पड़ते ही एकदम कान के बगल से निकलती थी बॉल, सांस दिखती नहीं थी बॉल, इतनी तेज़ थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस टाइप के जो है बॉलर्स जब बॉल फेंक रहे थे तो इंडिया की लगभग आधी टीम 70-75 रन के स्कोर पे आउट हो गई थी। वो स्थिति ये थी कि जब तेंदुलकर आए बैटिंग करने, 15 साल का बच्चा क्रीज पे आता है और एक बाउंसर पड़ती है सीधा आके नाक पे लगती। आप समझिए कि जो बच्चा 15 साल का बच्चा, आप कंपेयर करिए अपने बच्चे को, देखिए 15 साल का जिसका बच्चा होगा कितना समझदार होता होगा, कितना वो जो है जिम्मेदार होता होगा, आप उससे कंपेयर कर लीजिए। वो 15 साल एज थी, 15 साल की एज में अकरम का बाउंसर आके, वकार यूनुस का बाउंसर आके नाक पे लगता है और नाक टूट जाती है, ब्लड गिरने लगता है। तो वो था कमिटमेंट। जब लोगों ने कहा कि चले जाओ, वापस चले जाओ, तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, दूसरा कोई आएगा कोई बात नहीं, हार जाएंगे एक टेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टेस्ट जीतते हैं हारते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तेंदुलकर ने कहा मैं खेलूँगा। आप समझिए 15 साल का बच्चा, ये कमिटमेंट था कि मैं खेलूँगा। उसी कमिटमेंट के सहारे आज वो विश्व का नंबर 1 प्लेयर है ना। नंबर 1 प्लेयर ऐसे ही नहीं बना, क्रिकेट का भगवान इस नाते नहीं बोला जाता है, केवल और केवल उसके पीछे उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो दृढ़ संकल्प था, कमिटमेंट था, वही उसको इस लेवल पे पहुंचाया। तो ऐसा ही अगर आप एक कमिटमेंट आज लेके यहाँ से जाएंगे कि कोई भी कंपटीशन आएगा, कोई भी, चाहे वो रायजादा जी दे, चाहे LIC की ब्रांच से आए, उसको आप पूरा करेंगे, तो कोई भी ब्रांच, कोई भी, जब भी कभी डिवीज़न में अच्छे एजेंट्स की गिनती होगी, आप देखिएगा कि अपने आप आपका नाम वहाँ पे रहेगा। क्योंकि हर महीने अगर जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, हर क्वार्टरली या हर जो है वीकली जो कंपटीशन आ रहे हैं, भले ही एक पॉलिसी का आ रहा है, उसको क्वालिफाई करिए। और रिपीटेड होना चाहिए, मतलब बार बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने जो है यहाँ से गए, मीटिंग से बाहर एकदम जोश में आ गए, यहाँ से घर पहुँचे 1-2 दिन तो हमारे जोश है, 1-2 पॉलिसी भी कर डाले इसी जोश में, फिर धीरे धीरे फिर अपने उसी पुराने वाले ढर्रे पे आ गए। नहीं, तेंदुलकर को किसी को जो है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही जो भी कमियां होती थी वो अपने आप प्रैक्टिस करते थे। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी तो उस समय न्यूज़ में आ रहा था, दिखाया था कि तेंदुलकर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये कैनवास वाली जो बॉल होती है उसको भिगो के उससे रात भर प्रैक्टिस करते थे, मशीन से प्रैक्टिस करते थे, जो बॉलिंग मशीन होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदमी जिस फील्ड में है, अगर वो इतना कमिटेड है तो वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। आप भी जिस फील्ड में हैं इतना ही कमिटमेंट कीजिए और रेगुलर कीजिए। ये नहीं कि 1-2 दिन, 2-4 महीना, 1-8 साल, ऐसा नहीं। रेगुलर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कि हमको यही काम करना है और रेगुलर करना है। तो फिर देखिए, ना तो आपको कभी पैसे की कमी होगी और ना बीमा की कमी होगी। देखिए, दुनिया में सफलता प्राप्त करने के कुछ रहस्य मैं आपको बताता हूँ। एक तो हार्ड वर्क। कभी भी जो है लाइफ में शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए। अगर हम परिश्रम से भागेंगे
परिश्रम से भागेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि हमको सफलता हमारी जो है हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उस मंजिल पे ना पहुंच पाएँ। परिश्रम तो हमको करना पड़ेगा, और जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने परिश्रम ही किया है। आपको मेजर ध्यानचंद के बारे में तो सुने ही होंगे, है ना। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी, इंडिया की तरफ से खेलते थे, और जर्मनी का मैच चल रहा था। जर्मनी से फाइनल था, वर्ल्ड कप का, ओलंपिक का फाइनल था। तो उसमें जर्मनी को भारत ने 16-1 से हराया था, 16-1 से। जब मैच ख़त्म हो गया तो उस मैच को हिटलर भी देख रहा था। आप समझिए, हिटलर ने बुलाया, और कई बार जब मैच के बीच में इनकी स्टिक को 2-3 बार तोड़ा गया कि कहीं तो ऐसा तो नहीं इसमें चुंबक लगाया हो। तो जब तोड़ा गया तो बिल्कुल नॉर्मल वो अपनी स्टिक दिया कि इससे खेलो। अब जिसके अंदर काबिलियत हो, चाहे वो लकड़ी का डंडा दे दे, उससे भी खेल सकते थे वो। और जर्मनी को 16-1 से हराया। और हिटलर ने कहा कि तुम जो है हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो। उसने कहा कि मैं अपने यहाँ पे लांस नायक हूँ इंडियन आर्मी में। उस समय ब्रिटिश के अधीन था इंडिया। तो कहा मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूँ। उसने कहा कि हिटलर ने कहा आओ मेरे यहाँ पे, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना देता हूँ। तो बहुत बढ़िया जवाब था ध्यानचंद का। उन्होंने कहा कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे ऊपर उठाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को ऊपर उठाऊँ। ये हिटलर के सामने, जिसके सामने लोगों की जबान नहीं खुलती थी, उसके सामने खड़े होकर ये बोलने का साहस ध्यानचंद ने किया। और ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद नहीं था, वो तो इतना वो कंसंट्रेट होके खेलते थे, चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे। उस समय तो फ्लड लाइट्स वगैरह होती नहीं थी, बड़े बड़े स्टेडियम्स नहीं होते थे इस तरह से कि फ्लड लाइट्स लगी हो, एस्ट्रोटर्फ बिछा हो, वहाँ पे मैच हो, कुछ नहीं रहता था। उजाली रात में वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये होता है डिवोशन, और ये होता है हार्डवर्क। तो आप जो है, आपको बहुत हार्डवर्क भी नहीं करना है, वर्क भी करना है तो स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करिए, बहुत हार्ड की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर बना लीजिए कि ये अपनी दिनचर्या में रख लीजिए कि 4 लोगों से मैं बीमा लेने की बात कर लूँगा। बस इतना भर केवल कर लीजिए कि मैं पॉलिसी समझा दूंगा 4 लोगों को। ये कोई हार्ड वर्क की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अगर यही आप रेगुलर कर लेंगे, रेगुलर, तो मैं गारंटी करता हूं आपको, लिख लीजिए, अगर ये आप करने लगिए प्रोस्पेक्टिंग बाकायदा बना के 4 लोगों को, केवल 4 लोगों से, कोई कठिन काम नहीं है ना, है भाई। अगर आप नौकरी करते होते तो 8-9 घंटा काम करते। 9 घंटा काम करने वाला आदमी आज ये मान लीजिए कि आप LIC में एजेंट की नौकरी करते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर हैं, ये आपसे ये काम लेना चाहते हैं, तो क्या आप जो है ये कहते हैं कि जाइए ये काम करिए। 4 लोगों से मिलने का काम है, कोई कठिन काम दिया क्या आपको, है ना। 4 लोगों से मिलना। कितने लोगों से ये बिग बाजार वगैरह वाले जो मोजा बेचते हैं मिलते हैं, दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। आपको केवल प्रोस्पेक्टिंग बना के 4 लोगों से मिलना है। 4 लोगों को अपना प्लान समझा दीजिए। हर रोज या एक दिन के इंटरवल पे आपकी पॉलिसी निश्चित रूप से होने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे, ईमानदारी से बताइए कितने का एवरेज आता है एक पॉलिसी पे, कितने लोगों से मिलते हैं तब एक पॉलिसी का एवरेज आता है। 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा नहीं आता होगा, है ना, अधिक से, है ना, 5 पे। वही मैंने कहा कि अगर आप 4 लोगों से रोज मिलने लगे, 2 लोगों से सुबह, 2 लोगों से शाम, दोपहर में अपना रेस्ट करिए। हम करें चलिए ठीक 4 लोगों से ना मिलिए, 2 लोगों से तो मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी से सुबह, एक आदमी से शाम, 2-3 दिन में एक पॉलिसी हो जाएगी, 5 दिन में एक पॉलिसी हो जाएगी, महीने में 4-5 पॉलिसी हो जाएगी ना। ये स्थिति तो नहीं रहेगी कि 5 महीना में एक पॉलिसी। इससे तो बेहतर रहेगा, यही जब काम कर रहे हैं तो ये मान के करिए कि आप LIC में एजेंट की नौकरी कर रहे हैं। फिर देखिएगा बदलाव। पैशन, मतलब पैशन का मतलब ये होता है कि बिना, जब आपको मैं बताऊं, एक अतर्रा में एक एजेंट हैं, वो जीप से अपना चलते हैं, किसी ने उनको समझा दिया, एजेंसी वो ले लिए,
एजेंसी जीप में अपनी पत्नी से कहते हैं लंच मेरा तैयार कर दो, तो लंच तैयार करके वो बैठ जाते हैं और ड्राइवर उनकी गाड़ी लेके चलता है। उन्होंने सौगंध खाई कि जब तक मैं एक बीमा नहीं कर लूँगा लंच नहीं करूँगा, ये उनकी सौगंध। तो ऐसा बहुत दिन हुआ कि जब वो जीप लेके निकले, कई लोगों को समझाए, बीमा नहीं हुआ, तो उन्होंने वो अपना जो वचन था उसको निभाया, वो उस दिन भोजन नहीं किए। लेकिन कितने दिन चलेगा बिना भोजन के? तो जब भूख लगी, छटपटाहट हुई, तब उन्होंने जो है और अच्छे से परिश्रम करना शुरू किया और लोगों से मिलने लगे। तो उनका ये एवरेज हो गया कि रोज़ वो जो है पॉलिसी करने लगे अतर्रा के। और कितना जानते हैं, करीब 300 साढ़े 300 पॉलिसी वो करते, और दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। ये आपका जो है CBO 3 का सोनी, सुहेल सोनी का नाम सुने? 500-600 हज़ार के लगभग पॉलिसी करता है वो। 1000 पॉलिसी 365 दिन में 1000 पॉलिसी करता है, यानी हर दिन जो है 2-3 पॉलिसी एवरेज, 3 पॉलिसी का एवरेज। ऐसे भी लोग हैं। तो आपके अंदर वो जुनून जब आ जाएगा कि नहीं, हमको बिना पॉलिसी किए इस महीने ये कंपटीशन आया है, इसको हमको हर हाल में compete करना है, इसको हमको पास करना है, मैं इकलौता। अभी जैसे इसमें कितने लोग जो है वो स्वतंत्रता दिवस वाली ट्रॉफी को क्वालिफाई किए थे? हाथ उठाएं। अच्छा, संग्राम भाई आप भी, आप किए थे? अच्छा, एक ही तो पॉलिसी आपकी मैंने देखा था, पिछले वाला ना? गणतंत्र दिवस। अच्छा, हाँ, गणतंत्र। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका काम हो उसको पूरे डिवोशन के साथ, पूरे पैशन के साथ, जुनून के साथ उसको पूरा करना है, और कमिटमेंट के साथ में। मतलब निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अगर हम केवल अपने मन में बैठा लें कि हमको बस केवल एक ही चीज़ आप याद रखिए, बस सिंपल एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी कंपटीशन आता है, सारी चीज़ें अपने आप उसी में आ जाएंगी। कोई भी कंपटीशन LIC देती है, चाहे रायजादा जी देते हैं, मैं एक आदमी जरूर रहूँगा, उसका जो भले ही सबसे कम वाला हो उसको मैं क्वालिफाई करूँगा। ये अपने मन में एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए, सब चीज़ें आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। और आपको बताऊं, जैसे देखिए समय बीतते देर नहीं लगेगी, है ना? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी कमी हम लोगों के साथ में क्या है कि हम जो है एजेंट जो होता है, आप पूछे किसी से, किसी भी एजेंट से, मैंने देखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अरे यार वो सिंह साहब खाली हैं क्या? हाँ चलिए, कहाँ चलना है? लखनऊ चलना, चलिए। तो 24 घंटा खाली रहते हैं। भाई आप खाली कैसे हो सकते हैं? आप इतना महत्वपूर्ण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक एक मिनट आपने कहीं अपॉइंटमेंट ले रखा होगा, अगर नहीं लिया है तो इसका मतलब है आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को अगर खाली ही शो करेंगे हरदम, भले ही आप खाली हों, आपके पास कोई काम ना हो, समाज में तो ये बिल्कुल ही मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपके पास समय है। नहीं तो आपको लोग कैजुअल लेना शुरू कर देंगे। आप हमेशा व्यस्त भले ना रहें, लेकिन व्यस्त दिखने का तो कम से कम नाटक तो कर ही सकते हैं ना। तो समाज में बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपके पास बहुत समय है, खाली हैं। सबसे ज़्यादा व्यस्त आपको रहना है। तो अपने समय का इस हिसाब से मैनेजमेंट करिए कि आपका जो है समय उपयोगी चीज़ों में लगे, है ना? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं तो लगे रहे, ऐसा तो नहीं 4 महीना ये सोए होंगे, ऐसा कुछ तो जरूर किए होंगे, लेकिन जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं हो पाया, है ना? अगर वहाँ हो पाया होता तो जो केवल 5 लोग हैं उस श्रेणी में, तो 5 की जगह पे 25, 30, 50 के लगभग में होते। तो कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है, हमको उस कमी को थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है, और जल्दी दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट अभी नहीं करेंगे, इस व्यवसाय में नहीं करेंगे, तो ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। कुछ भी होगा, हमारा घर का भी जो भी कोई काम होगा, हम वहाँ भी उसी नेग्लिजेंसी से काम करेंगे। हो रहा है, होने दो, हो जाएगा, ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये जो है भावना, ये नहीं होना चाहिए। और
इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, कोई काम आधा अधूरा करके हमको नहीं छोड़ देना है। अब पूरा जो है जो भी कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी कंपटीशन आता है उसको पूरी तरह से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में लग के करना है, और जब तक ना हो जाए, लाख चाहे जितना भी कठिनाई आए, है ना, कहा गया है कि राह में कांटे दो चार नहीं होते, राह कांटों से भरी होती है। देख जिसे जिसके हौसले डगमगाते हैं, वो मंजिल को भूल कांटों में उलझ जाते हैं, और जिसकी निगाह मंजिल पर होती है वो कांटों पे चल के मंजिल को पाते हैं। तो आपका जो है पूरा लक्ष्य, जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, वो पूरा लक्ष्य आपको मिलना चाहिए। आधा अधूरा क्षणिक ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने जो है इस साल लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको 100 पॉलिसी करना है, 120 करके सीएम क्लब मेंबर का टारगेट पूरा करना है, तो अब आप 40-50 में अटक के संतोष मत कर लीजिए कि चलो ठीक है बीएम क्लब मेंबर का ही पूरा हो गया, कोई बात नहीं, अगली साल देखेंगे। जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करना है। तो ये कैसे पूरा होगा, इसका एक फार्मूला है, गॉड फार्मूला, है ना। गॉड फार्मूला मतलब भगवान भरोसे। क्यों संग्राम भैया? तो भगवान भरोसे नहीं पूरा होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि गो ऑन ड्यूटी। अभी से वो संकल्प ले लीजिए कि हमको आज से ही लग जाना है। भगवान कुछ नहीं, भगवान को ठीक है अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। जो अगर आप नहीं निकलेंगे तो कोई पॉलिसी होल्डर आपके घर आके आपसे बीमा कराने वाला नहीं। आप घर बैठे हैं, खाना दे देंगे? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं दे देंगे। खाना आपके सामने रखा हो, आप अपने हाथ से उठा के नहीं खाएंगे तो कोई आपको, ऐसा नहीं कि आपके मुंह में, जब तक आप कुछ एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। केवल आपको अपने दम पे ही विश्वास करना है। आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने काम पे लग जाना है। और आपका काम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग बनाइए, फील्ड में निकलिए, 4 लोगों से डेली मिलिए। बस यही एक सीधा सा फंडा समझिए। 4 लोगों को आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पॉलिसी समझा देना है, बस इतना भर। बीमा की चिंता मत करिए कि बीमा जो है, आप जो ये काम करेंगे ना, 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों को प्लान समझाएंगे, उसी का बाई प्रोडक्ट है ना। 4 लोगों, अपने आप बीमा होगा, क्योंकि जितना बीमा की ज़रूरत आपको है उससे ज़्यादा बीमा की ज़रूरत उस आदमी को है। वो आपके लिए बीमा नहीं कराता है, वो अपने लिए कराता है बीमा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कराता है ना। तो जितना ज़रूरी है, बस केवल ये है, आपकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए एक बहुत बढ़िया बात कहा है किसी ने कि ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग कॉमन। मतलब जो बड़े खिलाड़ी होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उनमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, जब कोई नहीं देख रहा होता है, दे वर्क हार्डर, तब वो जो है कठिन परिश्रम करते हैं। ब्रजेश मिश्रा को आपने देखा कैसे मेहनत करते हैं? कौन जानता है? उसका बस केवल जब ब्रांच में प्रपोजल बड़ा बड़ा आता है तब दिखता है, अरे यार ये तो 1 करोड़ का प्रीमियम लेके आए, लेकिन उसके पीछे उनका परिश्रम रहता होगा। पार्टी से अपॉइंट, मैंने देखा है उनको, ब्रजेश मिश्रा को, कि यहाँ से फ्लाइट लेके राजस्थान में जाके, अगर पार्टी जयपुर में है तो फ्लाइट से अपॉइंटमेंट लेके राजस्थान फ्लाइट से जाके और वहाँ से पॉलिसी करके लाके पॉलिसी डिपॉजिट करते मैंने देखा, सेम डे। मतलब 1-2 आज गए, कल लेके आए और अगले दिन लॉगिन हो गई। तो इस तरह से जो है वो परिश्रम करते हैं। या कोई भी आदमी, मैंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण बताया कि ऑस्ट्रेलिया जब टीम जा रही थी तो वहाँ की पिचों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैनवास की बॉल से पानी में भिगो के उसकी प्रैक्टिस किया, क्योंकि वो अनइवन बाउंस लेती है ना, वहाँ पे ऐसी पिचें हैं। तो इसीलिए कहा है कि ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग कॉमन, व्हेन नो वन इज वाचिंग दे वर्क हार्डर। तब वो मेहनत करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। और एक और फार्मूला भैया संग्राम, सफलता प्राप्त करने का रोटी वाला फार्मूला, मतलब रोटी खा के बढ़िया पानी ठंडा पी के सो जाओ, है ना, सफलता मिलेगी।
नहीं, इसका भी मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। आप जो है जो समय दे रहे हैं, क्या रिटर्न मिल रहा है उसको एक बार आप देखिए कि जो आप समय जहाँ पे लगा रहे हैं वास्तव में उसका उतना रिटर्न आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। जो समय आप ऐसे 5 लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग सोचिए, है ना। 5 लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली गुड काम है ना, ऐसा नहीं। सबको सोचने की ज़रूरत है कि जितना आपने समय लगाया, कहाँ कहाँ समय लगाया, इसके अलावा भी कहीं लगाया, तो क्या वो फ्रूटफुल रहा है आपके परिवार के लिए, समृद्धि के लिए उसने कुछ मदद किया है। और अगर LIC में जितना समय लगाया वो रिटर्न आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, तो सारा का सारा समय यहाँ लगाइए फिर, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना समय आपने एक्चुअली दिया पॉलिसी करने के लिए और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। और ऐसे भी मान लीजिए होता क्या है कि हम कई बार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा अब जैसे ऐसे ही ले लीजिए कि मैं रायजादा जी से दोस्ती है मेरी, तो रायजादा जी से मिलना हुआ, TP सिंह से मिलना हुआ, फिर घर चले गए। या आप लोग भी 4-6 जिन लोगों से प्रोस्पेक्टिंग है उन्हीं को चौंकते रहते हैं, भैया आप पिछले महीने बोले थे, आप पिछले महीने बोलते हैं, है ना। लेकिन हमको जो है जो कंफर्ट जोन है हमारा, उससे थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन इसको छोड़ना पड़ेगा, हमको नई नई प्रोस्पेक्टिंग तलाशनी पड़ेगी। रोज़ नए लोगों से 5 लोगों से मिलना है थोड़ा कठिन है। हमको जो है जो हमारे सेगमेंट्स छूटे हुए हैं, जैसे आप समझिए कि क्या कुछ कोई ऐसा जुगाड़ बन सकता है कि मिलिट्री क्षेत्र में घुस जाएं, सेना का बहुत सारा आपको मैं बताऊं, रमेश सिप्पी है ना, कितना जो शोले बनाया है ना, उसके पास कोई गया पॉलिसी करने एजेंट, तो कहा कि प्रीवियस पॉलिसी दीजिए। तो जब प्रीवियस पॉलिसी उन्होंने दिया तो जानते कितने का था? 50,000 रुपये का। इतना बड़ा डायरेक्टर और उसके पास जो पॉलिसी थी 50,000 रुपये का। तो उसने पूछा अरे ये यही पॉलिसी आपकी है? उसने कहा कि मेरे पास कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं गया था? तो लोगों ने यही सोचा होगा कि ये जो है अरे यार इतना बड़ा आदमी है, मैं कहाँ इसके सामने जाऊँगा, कोई ना कोई किया ही होगा, ऐसे सोच के कोई गया ही नहीं उसके पास। ऐसे देखिए आप मिलिट्री वाले एरिया में चले जाइए, बहुत उनका भी बीमा नहीं रहता, तो परेशान रहते हैं। कई बार ब्रांचेज में आते हैं उनके बड़े बड़े अधिकारी, नहीं तो भेजते हैं अपने पुलिस वालों को कि पता करके आओ ये वाली पॉलिसी, वहाँ कोई जाता ही नहीं। तो अगर कोई हिम्मत करके वहाँ पे जाता है तो उसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। मेरा एक एजेंट था, आपको बताऊं, पता नहीं कैसे वो था, तो ऐसे ही, और सीरियस नहीं था। सबसे बड़ी दुखद चीज़ ये थी कि वो सीरियस नहीं था, नहीं तो बहुत अच्छा काम करता। उसने जो है घुसपैठ अपनी सेना में कर लिया। अब वहाँ से वो जीवन श्री उस समय चलती थी, बहुत सारी जीवन श्री वो कर करके लाता था। और क्या समझाता था भगवान जाने, वो उल्टा सीधा वो जो मन में आता था समझा देता था। मैं उससे डरता रहता था कि ये तो भाग जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं, और सेना वाले पागल आके पीटेंगे मुझको, मैं कहाँ भाग के जाऊँगा, है ना। तो उसको मैं बहुत समझाता था, यार जो है वैसे ही बड़ी अच्छी पॉलिसी, इसमें वही बताओ जो है। तो खैर वो अगर वो सीरियसली काम करता तो वो ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे खूब अच्छा काम कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो अपना कंफर्ट जोन है उसको थोड़ा सा देखना होगा, वहाँ पे आप प्रयास करिए जहाँ पे ज़्यादा स्कोप है ना। एक फार्मूला आपको बताता हूँ, इफ़ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। मतलब जो भी आप चाहते हैं अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आपको वो कभी मिलने वाला नहीं। जैसे आप जो है MDRT सोचते हैं कि मुझको MDRT बनना है, MDRT सोचने से केवल नहीं बन जाएंगे। सोचना तो सबसे प्राथमिक चीज़ है ना। पहली चीज़ तो सोचना ही पड़ेगा। कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका मैप बनता है ना। लेकिन सोचने मात्र से नहीं बन जाता कोई चीज़, उसके लिए हमको जो है पहले जो है प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या क्या उसमें जो है बाधाएं आएंगी उसको समझ के फिर काम करने कोशिश करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, मान लीजिए MTRT बनना है, हमको 10 लाख रुपया कमीशन चाहिए, 8 लाख रुपया कमीशन चाहिए। अभी 5 महीना बीत चुका है, 5 महीना नहीं, ये तो दिसंबर तक ही है।
सितंबर है ये, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना बचा है। हमने कितना प्रीमियम किया है? मान लीजिए हमको 4 लाख कमीशन हुआ, लगभग 4 लाख और चाहिए। इसका मतलब है कि हमको हर महीने 4 लाख रुपया कमीशन चाहिए, है ना। अभी से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हर महीने 1-1 लाख रुपया कमीशन चाहिए। तो इस 1-1 लाख रुपया कमीशन के लिए क्या करना होगा? 1 लाख रुपया कमीशन का मतलब है कि 3 लाख प्रीमियम, यही हुआ ना। 1 लाख रुपया कमीशन पाने के लिए 3 लाख नहीं बल्कि 4 लाख, क्योंकि उसमें फिर बोनस नहीं काउंट होता, है ना। 1 लाख रुपया कमीशन का मतलब है 4 लाख प्रीमियम। 4 लाख प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर आप 25,000 प्रीमियम वाले आदमी से मिल रहे हैं, 25,000 वाले प्रीमियम वाले से, तो कितने हुए? 25, यानी 4 चौके 16 बीमा करना पड़ेगा। ये हुआ एक प्रॉपर प्लानिंग, है ना, कि यानी 25,000 वाला आदमी अगर आप पकड़ेंगे तो 16 पकड़ना पड़ेगा, 50,000 वाला पकड़ेंगे तो 8 पकड़ना पड़ेगा, 1 लाख वाला पकड़ेंगे तो 4 आदमी पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो है आपको प्रॉपर शुरू हो जाना है। अगर अभी भी ढिलाई हुई तो केवल सोचते रह जाएंगे, MDRT चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा है कि इफ़ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। जो चीज़ आप सोच रहे हैं अगर उसके लिए आप शुरू नहीं हो जाते, अभी से चालू नहीं हो जाते, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पे। नंबर 2, दूसरा रूल समझिए सफलता का। इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आंसर क्या होगा? हमेशा नो ही होगा। अगर मान लीजिए मैं घर में बैठा रहूं, किसी से ना कहूं बीमा के लिए, तो मेरा बीमा होगा? मैं आपसे बीमा करने के लिए कहूं, हो सकता है आप नो बोल दें, हो सकता है बिल्कुल नो बोल सकते हैं आपसे, लेकिन इतने लोगों से बोलूँगा तो कोई ना कोई तो 2-4 इसमें से होगा जो यस बोलेगा। लेकिन अगर मैं किसी से ना कहूँ तो इसका मतलब है कि नो तो ऑलरेडी पहले से है ना। इसीलिए जो है मुंह खोलिए, है ना। जितना ज़्यादा आप मुंह खोलेंगे उतना ही ज़्यादा जो है। आइए गुरुदेव, नमस्कार। गुरुदेव लेट हो गया आज। एक कोई मोटिवेटर है, रियाज नायडू, है ना, उसका एक बहुत बढ़िया कथन है। उसने कहा कि व्हेन एन एजेंट ओपन्स हिज माउथ, जब वो अपना मुंह खोलता है कोई एजेंट, तो मनी कम्स इनसाइड, तो पैसा जो है अंदर आता है। When he does not open his mouth, even dust does not like to come in। मतलब मुंह नहीं खोलता है तो धूल भी नहीं घुस पाती। कैसे घुसेगी? तुम चुप पे बैठे रहोगे तो आएगा कोई बीमा कराने, धूल भी ना घुसेगी, मक्खी भी ना घुसेगी। मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह तो खोलो। इसीलिए और क्या हो जाएगा? मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे? नहीं कराएंगे बीमा, ना कराओ, भाड़ में जाओ। ये कराएंगे बीमा, ये भी ना कराएं, ये कराएंगे बीमा। अरे हमारे पास तो ऑप्शन है ना, 125 करोड़ भाई बहन है। मोदी जी रोज चिल्लाते हैं 125 करोड़ भाई बहन, तो कोई तो 125 करोड़ में 2-4 मिलेंगे हमको। हर महीने हमको 4-5 ना चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए महीने में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बहुत है इतना, है ना। लेकिन इसके लिए वो तभी मिलेंगे जब आप मुंह खोलेंगे। और देखिए 1 लाख टके की बात मैं आपको बोलता हूँ कि दुनिया में, इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दुनिया में किसी भी आदमी की हैसियत ना बोलने से अधिक की नहीं होती, है ना। आप मुकेश अंबानी के पास चले जाइए बीमा करने, वो क्या बोलेगा? नहीं कराएंगे, मारेगा तो नहीं ना, तो मारेगा भैया, उसको हम कुछ बिगाड़े, गाली तो दिए नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि हम जो है बीमा नहीं कराएंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ
श्यामाचरण गुप्ता के पास चला जाऊं तो क्या कर लेंगे वो मेरा? यही कहेंगे कि नहीं? हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव सही बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं नया नया भर्ती हुआ था तो ऐसे ही जोश मेरे अंदर भी था। मैंने सोचा मैं श्यामाचरण गुप्ता को एजेंट बना देता हूँ, बवाल ख़त्म। एक पॉलिसी करेगा तो 1-8 करोड़ प्रीमियम, मज़ा आ जाएगा। चला गया आप एकदम, अपना जो है बाइक उधर कोने में छिपा दिया, कोई देख ना ले, तो पहुंच गया उनके पास। तो सिफारिश लगा के पहुंचा था एक जगह से। अब उनके लड़के थे राजीव जी, तो उन तक पहुंच गया। तो खैर उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा नहीं मेरे साथ कुछ किया हो, बहुत कायदे से उन्होंने चाय पिलाया और बताया कि मेरे मामा जो हैं वो भी एजेंट हैं, इसलिए हम एजेंसी नहीं ले पाएंगे। तो चला आया। अगर मान लीजिए वो ले लेते तो बहुत सारे, अमिताभ बच्चन ने लिया ना एजेंसी, ये लालू यादव की बेटी ने लिया ना एजेंसी, कोई तो डीओ पहुंचा होगा वहाँ पे। कहने में क्या जाता है, कह के तो देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐश्वर्या राय की शादी इनसे संग्राम भाई से नहीं हुई तो इसमें किसका दोष है? अगर ये कहते उससे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो क्या कर लेती हूँ? यही कहती नहीं करेंगे, और मान लीजिए कर ही लेती तो, है ना? कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी आदमी की हैसियत ना बोलने से नहीं हो सकती, उससे अधिक नहीं होती। वो ना बोल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ क्या कर लेगा वो? ठीक है, हम ना सुनने के लिए ही तो हमको पैसा मिलता है। आप ये 35% देती है LIC, इस बात का नहीं देती कि हम जो है केवल मोबाइल खोले देखे ये प्रीमियम है, लो साइन कर दो, हो गया। 35% बहुत होता है। अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम ले रहे हैं तो 35,000 रुपया देती। आप कल्पना करिए, क्या ये जो है अगर देखा जाए तो इतने काम का है नहीं, इसके पीछे जो आपको ना सुनना पड़ता है हकीकत में उसके लिए है। 10 लोगों से 9 लोगों से 8 लोगों से आपको ना सुनना पड़ता है, तो ये उसका रिवार्ड है एक तरह से। तो कोई बात नहीं, किसी आदमी की हैसियत ना बोलने से अधिक की नहीं होती है, ये मान के आप चाहिए, ठीक है ना? मार्केटिंग में, सेल्समैनशिप में कभी भी एजम्पशन नहीं किया जा सकता। मतलब एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि जैसे हमने सोचा कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े एजेंटों की पहुंच होगी, बहुत सारे लोगों का आपके पास अप्रोच होगा, तो इनके पास जाना तो बेकार है। ये बहुत बड़े अधिकारी, इनके पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, इनसे बात करना तो बेकार है, कोई ना कोई किया ही होगा। ये एजम्पशन ठीक नहीं होता मार्केटिंग में। मार्केटिंग में हमको किसी को भी नहीं छोड़ना है, इनको जो मिले हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में। हमारा सिर्फ एक काम है कि हमको जो भी आता है आपको जाके वो अपने को अपग्रेड करते रहना है कि हमको बेहतर आए, बेहतर हमारा स्किल डेवलपमेंट हो जाए, अच्छे से समझा सकें, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन बताना सबको है। अगर आप कम स्किल्ड हैं तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो है थोड़ा सा अधिक होगा। अधिक का मतलब कम होगा। मतलब अगर आप 10 लोगों को समझाएंगे तो हो सकता है एक पॉलिसी हो। कोई बहुत बढ़िया स्किल्ड आदमी होगा जो पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझा सकता है, तो हो सकता है वो 5 लोगों में कर लेगा। एकदम ब्रजेश मिश्रा टाइप का होगा, है ना, जो लाइफ स्टाइल वाली सेलिंग करता होगा, वो हो सकता है 1-2 लोगों में उनका कन्वर्जन रेशियो होता होगा। लेकिन 10 लोगों को समझाएंगे, गारंटीड 1-2 लोगों का पॉलिसी आपकी होगी। और एज्यूम नहीं करना है कि इस आदमी का पता नहीं बीमा होगा कि नहीं होगा, कराएगा कि नहीं कराएगा। नहीं कराएगा तो क्या कर लेगा, ना बोलेगा, चले आएंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। और एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ों को बहुत टेक्निकली नहीं लेना चाहिए। हमको जो है मार्केटिंग में जैसे पूछते ना, कोई ऐसा फंडा बताइए जिससे बीमा हो। कोई फंडा नहीं होता भैया, बीमा करने का कोई फंडा नहीं होता। सीधा सीधा सिंपल सा फंडा यही है, केवल एक फंडा याद रखिए कि जितने लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपनी बात पहुंचा देंगे, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बीमा के रहेंगे। बस उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ कोई फंडा नहीं होता कि कोई आपको बहुत बड़ा मोटिवेटर आएगा तो कोई फंडा नया बता देगा तो आपका बीमा होने लगेगा, कुछ नहीं। बस एक फंडा रोज जो है 4-5 लोगों से आपको मिल लेना है। जितने लोगों को आप अपनी बात समझा सकते हैं समझा दीजिए।
है ना, एक कहानी है ना कि जैसे एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने देखा कि जो है चलो परखते हैं कि लोगों का आईक्यू किस लेवल का है। तो एक जो ताला खोलने वाले होते हैं उनको एक से एक लोगों को बुलाया गया कि ऐसे ही रखना था, तो बुलाया गया कि दरवाजे को ऐसे ढक दिया गया था केवल। तो कहा कि भाई ये लॉक ख़राब हो गया है, आप इसको खोलिए और आपको जो है इसके लिए जो है 30 सेकंड्स मिलेंगे। अब जितने ताला खोलने वाले थे फटाफट चालू हो गए, 30 सेकंड में कोई नहीं खोल पाया। तो बस जब मैनेजर आया उसने ऐसे दरवाजे को पुश किया और दरवाज़ा खुल गया। तो पर्पज़ ये था कि कई एक बार इसको ढकेल के देख लेते तभी उसमें दिमाग लगाते, है ना। बहुत ज़्यादा टेक्निकली सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिंपल वे अपनाना चाहिए। एकदम सीधा रास्ता चलिए कि बस एक फंडा पकड़िए, 5 लोगों से हमको बात करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना किसी का सुनना है ना। 5 लोगों से हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे, जो भी ज़रूरत होगी उनकी उसके हिसाब से प्लान समझाएंगे, और इतना करते रहेंगे ना तो निश्चित रूप से बीमा होगा। तो ठीक, आप मेरी बात से सहमत हैं? पक्का? तो चलिए आज से हम एक संकल्प लेते हैं इसी क्षण से, है ना। जो चीज़ है हमारे पास, जो चीज़ क्या है, जितना पैसा है, जितना नॉलेज है ना, इसी के साथ में ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास एक बढ़िया सा लैपटॉप हो जाए तब हम प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, बड़ा वाला कैमरा वाला फ़ोन रहेगा तब उससे दिखाएंगे, ये वाला सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तब हम दिखाएंगे। नहीं, जो है आपके पास, रेडी रेकनर है, रेडी रेकनर के साथ, छोटा वाला फ़ोन है उसके साथ, कोई वाला फ़ोन है जिसमें ऑल इन वन चल सकता हो उसके साथ, है ना। ब्रीफ केस नहीं है, कुछ है, बैग है उसके साथ, लेकिन बस आपको 5 लोगों से मिलना है, बस यही एक काम, दूसरा काम नहीं। केवल 5 लोगों को आपको प्लान समझा देना है। इनके पास क्या था, दशरथ माझी, है ना, सभी लोग आप लोग जानते हैं। दशरथ माझी के पास कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, केवल छीनी और हथौड़ी, और क्या कर डाला उन्होंने, पहाड़ चीर डाला। पहाड़ को फाड़ के, चीर के उसमें से एक चौड़ा रास्ता बना दिया कि लोग आसानी से आ जा सकें। तो संसाधन अगर ये तलाशते कि यार हमको जो है सपोर्ट मिल जाता, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता, हमको बुलडोज़र मिल जाता, हमको पत्थर काटने वाले जो क्रशर्स मिल जाते, तो फिर हो चुका। लेकिन इन्होंने क्या, कोई सपोर्ट नहीं लिया, कोई इनको मिला भी नहीं, किसी ने किया भी नहीं सपोर्ट, केवल एक छीनी उठाई, एक हथौड़ा उठाया और काट डाला पहाड़। तो इतिहास तो ऐसे लोग लिखते हैं, है ना। जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, किसी ने कहा है कि आर्थर एश करके हैं, इनका कहना है कि सक्सेस इज ए जर्नी, मतलब जो सफलता है वो एक यात्रा है ना। मतलब समझिएगा, सफलता जो है एक यात्रा है, नॉट ए डेस्टिनेशन, मतलब पड़ाव नहीं है। आप ये मत समझिए कि जैसे आपका कोई लक्ष्य रखा, आपने उसको पा लिया तो कंप्लीटेड, वो एक रास्ता है ना, एक यात्रा है वो, है ना। द डूइंग इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम, मतलब काम करते रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि जो हमारा परिणाम आता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगातार काम करते रहना होता है। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो सफलता अपने आप, यही चीज़ में इतनी देर से, आज का विषय भी यही है कि हमको कंटिन्यूअस प्रयास करना है, लगातार, बिना थके, बिना रुके, है ना। 5 लोगों से मिलने का काम, और निगेटिव लोगों से सलाह लेना बंद कर दीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि अरे यार नहीं हो पाएगा, काम बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग जो है आपको भरेंगे, 5 लोगों से मिल पाना, अरे छोड़ो, बैठो, ये करो, दुनिया भर के उल्टा सीधा सलाह देंगे। केवल अपने अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करिए, और जैसे ना एक पिक्चर में सलमान खान कहता है ना, एक बार सोच लिया, कैसे है, एक बार हमने ठान लिया तो फिर, हाँ, कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी की नहीं सुनते, अपने आप की भी नहीं सुनते। तो ऐसा ही कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है। और बहुत सारे यही अपनी लाइफ में रहते हैं, आसपास के वातावरण में यही लोग रहते हैं, शकुनी और
मंथरा। तो जिनको जो है शकुनी और मंथरा जो लोग अपनी लाइफ से इनको निकाल नहीं पाएंगे तो उनके जीवन में या तो महाभारत होगा या फिर राम का वनवास होगा, है ना। राम का वनवास का मतलब विनाश, है ना। महाभारत का मतलब विनाश। तो अपना लाइफ अगर ख़राब करना है तो ऐसे लोगों से आप सलाह लीजिए, ऐसे लोगों को अपने नज़दीक में बैठाइए, ऐसे लोगों को मित्र बनाइए, ऐसे लोगों को बिल्कुल किनारे करिए। जो आपको आपके रास्ते से भटकाएं उनको किनारे करने की ज़रूरत है। हर जगह मिलेंगे गुरुदेव, ये इनको खोजना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनको कह रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स को, वो बताया, वो तो मैंने पहले ही बताया कि देखिए आपको 4-5 जितने भी मिल सकते हो जितने लोगों से, जैसे मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि हम 4 लोगों से मिलेंगे तो 2 लोगों से सुबह मिल लीजिए, 2 लोगों से शाम मिल लीजिए और बीच में अपना बढ़िया से दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 4 लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो 2 लोगों से, एक आदमी से सुबह, एक आदमी से शाम, बीच में आइए ऑफिस में दोपहर में अपना काम करिए, रेस्ट करिए, खाना खा के रेस्ट करिए। तो जितना हो पाए, लेकिन ये जो भी करें 2 से मिले 4 से मिले, इसको रेगुलर करें, है ना। ये ना करें कि जो है एक दिन तो बड़ा मेहनत की, अगले दिन सो गए। ये वाली कहानी आप लोगों को सुना चुका हूँ, है ना। क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है निगेटिव लोगों का। शार्ट में बहुत नए लोग भी हैं तो थोड़ा बता देता हूँ। तो एक पंडित जी थे, है ना। पंडित जी एक जो है बकरी खरीदे। अब 2 चोर लग गए कि इनकी बकरी को हमको चुराना है। दिमाग से बड़े शातिर थे दोनों चोर। तो सोचे कि पंडित जी तो बड़े मजबूत हैं, इनसे छीन नहीं पाएंगे बकरी को, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि इनसे जो है ये खुद ही दे दें हमको बकरी। तो एक ने कहा कि महाराज ये गधा कहाँ से खरीदे। तो पंडित जी कहे अरे तुम यार मूर्ख हो गया, ये गधा, ये बकरी है भैया। तो फिर कहे अच्छा ठीक है, वो चला गया। फिर दूसरा वाला जो था वो भी जब थोड़ी दूर पे गए पंडित जी तो उसको पूछा कि ये गधा कहाँ से खरीदे पंडित जी। तो पंडित जी को अब थोड़ा सा दिक्कत लगी कि यार 1 किलोमीटर पहले मिला था वो भी कह रहा था गधा है, लगता है किसी दूसरी वैरायटी का मैं गधा ही खरीद के ले आया हूँ, बकरी जैसा दे। तो उसको नीचे उतारे, बकरी को देखे हो कि नहीं यार है तो बकरी। फिर लाद लिए अपने कंधे पे, फिर चल दिए। फिर तीसरा वाला जो था 1 किलोमीटर आगे वो मिला। उसने कहा पंडित जी गधा कहाँ आप लादे जा रहे हैं, इतने बड़े आप जो है ब्राह्मण आदमी, आप गधे को सिर पे लादे बैठे हैं। तो पंडित जी एकदम उसकी बात में आ गए और वही ना बताया कि जब निगेटिव लोगों का साथ करिएगा तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा। बकरी को नीचे छोड़े और चल दिए कि चलो ठीक है अभी मेरा 2-4 हज़ार रुपया ही डूबा है, अभी अगर इसको लेके मैं गांव चला जाता तो मेरी इज्जत भी चली जाती, इससे बेहतर है कि इसको यहीं पे ड्रॉप कर दें। तो उसको छोड़ दिए, चोरों का भी काम बन गया, पंडित जी भी खुश खुश चले गए घर, है ना। तो ऐसे ही ये लोग जो है इम्पैक्ट डालते हैं जो निगेटिव लोग होते हैं। मुझे नहीं पता, बहुत लोगों से बोलिए कि भैया कैसे होगा, तो उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता। वो हर चीज़ को सबसे आसान तरीका है कि ना बोल दो, है ना। किसी चीज़ को आपको अगर नहीं करना है तो आप उसमें अरे ये तो बड़ा कठिन कैसे होगा, असमर्थता व्यक्त के दूसरा वाला आदमी मारे संकोच के ना कहेगा, है ना। अगर रायजादा जी से आप, रायजादा जी ने कहा कि इस महीने 5-5 पॉलिसी करना, 10 पॉलिसी लाना, अरे सर कहाँ होगा, जो है कोरोना का देख रहे हैं हो ही नहीं रहा है, कोरोना में किसके यहाँ जाएं। तो अगली बार ये हिम्मतें ना करेंगे कहने का, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको लक्ष्य मिले उसको पॉजिटिवली लीजिए और फिर आप लग जाइए, देखिए अपने आप ही काम होगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट डू इट टुडे डज नॉट मीन आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट समडे। मतलब अगर कोई काम आज मैं नहीं कर पाने की स्थिति में हूँ, कोई काम आज अगर मैं कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊँगा, है ना। बस केवल आपको पॉजिटिव होके बिल्कुल मुझे करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके आपको चलते रहना है, आपका काम अपने आप हो जाएगा। जैसे पहले कहा कि हर दरवाज़ा बिना चॉइस के हर दरवाज़ा खटखटाइए। हर दरवाजे का मतलब जो भी आपने प्रोस्पेक्टिंग बनाई है
आप बनाइए 400-500 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग। उन 500 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग में एक तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ती रहे, और 5 लोगों से जो मैंने कहा, 4 लोगों से आप से कहा मैंने कितने लोगों से मिलिए, इतने लोगों से मिलते रहिए, किसी को मत छोड़िए, है ना। वही मैंने पहले ही कहा कि डोंट एज्यूम, कुछ एज्यूम मत करिए कि इस आदमी के पास जाएंगे तो ना बोल देगा। बोलने दीजिए। ना बोलने से ज़्यादा किसी की हैसियत नहीं होती है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। सुन लीजिए ना, दूसरे को पकड़िए, वो भी ना बोलेगा, तीसरे को पकड़िए। कितने लोग ना बोलें, कोई न कोई तो हाँ बोलेगा, और इसी ना सुनने का ही तो पैसा मिलता है ना। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ किसी ने कहा है कि बिफोर यू टॉक लिसन। आप कुछ भी बोल रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत होती है, सुनना सीखिए। बिफोर यू रिएक्ट थिंक। आप कोई चीज़ मान लीजिए किसी ने कहा, रिएक्ट हो गए आप तुरंत, पहले सोचिए तो सही उसने क्या कहा, क्यों कहा है। बिफोर यू स्पेंड अर्न, खर्च करने के पहले कमाना सीखिए, है ना। बिफोर यू क्रिटिसाइज बेट, किसी की आलोचना करने के पहले थोड़ा सा रुकिए, संभलिए, देखिए क्यों जो है ऐसी बात उसने बोला कि आपको क्रिटिसाइज करने की। हो सकता है कि कुछ परेशान हो वो, इस उसमें जो है आपको कुछ बोला हो, है ना। बिफोर यू प्रे फॉरगिव, आपको प्रार्थना करने के पहले, ईश्वर से कोई चीज़ मांगने के पहले जो है छोड़ना सीखिए लोगों को, है ना, कोई चीज़। बिफोर यू क्विट ट्राई, किसी चीज़ को आप जो है, किसी चीज़ को आप अगर छोड़ रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है ये हमसे नहीं हो रहा है, MDRT का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, उसको क्विट मत करिए, छोड़िए नहीं, उसको ट्राई करिए। ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अभी नहीं, इस महीने काम नहीं हुआ, अगले महीने होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रयास करते रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल आपका काम होगा। और ये जो है जिम्मेदारी, ये जो ज़िंदगी है, ये हमारी अपनी ज़िंदगी है ना। हमारे प्रयास से हमारे परिवार का फ्यूचर डिपेंड है हमारे ऊपर। हम ही हैं जो अपने परिवार का किस्मत लिखे हुए हैं। हम चाहें तो इसको ऊपर आसमान पे पहुंचा दें, जैसे और लोगों ने पहुंचाया है ना। हम चाहें तो जिस स्थिति में है इसी स्थिति में रहेंगे, और नहीं तो दिनों दिन अगर नहीं इन दो स्थितियों में रहेंगे तो डाउनफॉल तो निश्चित रूप से होगा। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हमको स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी ने ये नहीं दिया, नहीं तो हम ये तुर्रम खां होते हैं ना। हम जो हैं जिस स्थिति में है, हम खुद ये प्रयास करके जिस स्थिति में जाना चाहते हैं वहाँ पे हम लेके जाएं, है ना। इसके पहले वाला पेज दिखाएंगे क्या? इसके पहले, हाँ, और हाँ ये जीत या हार, ये चुनाव आपका है। मतलब हम सफल होंगे या असफल होंगे, ये हमको जो है चुनना है। हम चाहेंगे तो सफल होंगे, हम चाहेंगे तो असफल होंगे। जो चीज़ें मैंने बताई कि रेगुलर आप काम करेंगे, तमाम लोग ना बोलेंगे, सुन लीजिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे ब्रेक लगेगा, कहीं पे आपको डिमोरलाइज होंगे, क्विट कर देंगे, तो निश्चित रूप से असफलता हाथ लगेगी। तो क्या करना है? हमको जीत का चुनाव करना है, हमको समृद्धि का चुनाव करना है। एक किसी ने कहा है कि स्टार्ट बाय डूइंग, स्टार्ट बाय डूइंग, करने काम चालू कर दीजिए, उससे जो है और क्या, व्हाट इज नेसेसरी, जो जरूरी है उस काम को चालू कर दीजिए, है ना। देन डू व्हाट इज पॉसिबल, पहले तो आप कुछ शुरू करिए, उसके बाद वो करिए जो संभव है। एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल, जब आप काम चालू कर देंगे उसके बाद आप वो करने लगेंगे जो कि पॉसिबल है, तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि आप वो करने लगेंगे जो कि असंभव है ना। तो असंभव का मतलब क्या है? अगर हम अपने परिदृश्य में इसको देखेंगे, अपने क्षेत्र में देखेंगे, तो अगर हम ये जो भी LIC का, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि जो भी कंपटीशन आ रहा है, 1 पॉलिसी का, 2 पॉलिसी का, 4 पॉलिसी का, हम इसको चालू कर दें,
हर कंपटीशन को जीतेंगे निश्चित रूप से, चाहे LIC का होगा चाहे रायजादा जी का होगा, है ना। इसके बाद हम अपना लक्ष्य लेके चालू कर दिए, उसके बाद हम देखेंगे कि MDRT भी हो जाएंगे, है ना। तो जो भी जो है ये बहुत बड़ी बात है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरी है उसको चालू करिए, देन डू व्हाट इज़ पॉसिबल, उसको करिए जो पॉसिबल है, और उसके बाद एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल, उसके बाद जो असंभव सारी चीज़ें हैं वो भी आपको मिलने लगी। तो आज ही सारी दुनिया को ये संदेश दे दीजिए कि हमको जो है सफलता चाहिए, और नहीं क्या होगा अगर मान लीजिए हम ये नहीं करते हैं तो क्या है, या तो फिर हमारे पास एक विकल्प है, ज़िंदगी भर हम रोते रहेंगे, दूसरे को दोष देते रहेंगे। और दोष देने के लिए कमी नहीं है, क्योंकि हर किसी आदमी को हर किसी से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको माँ बाप से शिकायत रहती है कि माँ बाप ने हमको कायदे से नहीं पढ़ाया, नहीं तो हम IAS हो गए होते। अरे जो कर रहे हो वो तो करो, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करके जाओ, है ना। अगर यही तुम्हारा बच्चा पूछेगा कि तुमने क्या किया तो क्या जवाब दोगे, है ना। एजुकेशन से शिकायत रहती है कि हम पढ़ नहीं पाए, शहर से शिकायत रहती है कि इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में पैदा हुए, मेट्रोज़ में होते, बम्बई में होते, दिल्ली में होते तो वहाँ बड़े बड़े बीमा होते, कुछ नहीं होता। ऐसे ही वहाँ भी छोटे छोटे एजेंट हैं 12 बीमा करने वाले, और यहाँ भी TOT हैं, है ना। सरकार से शिकायत रहती है कि सरकार ने ये सपोर्ट नहीं किया, देश से शिकायत रहती है कि बकवास देश है इंडिया। अमेरिका में होते तो बढ़िया राजा बाबू रहते, वहाँ सब वही बताया ना कि सबसे शिकायत रहती है, देश से भी शिकायत रहती है कि बेकार देश है, इंडिया में साढ़े यहाँ पे जो है कुछ कोई सुविधा नहीं है। अमेरिका में होते तो राजा, अमेरिका में भी भिखारी होते हैं, ऐसा थोड़ा कि वहाँ भीख मांगने वाले नहीं होते। व्यवस्था से शिकायत है, परिस्थिति से शिकायत है ना। रोने वालों का कोई साथ नहीं देता। अगर आप ये रोते रहेंगे बराबर कि पॉलिसीज़ नहीं हुई, कोरोना हो गया था, ये हो गया था, ढमका हो गया था, रोते रहिए, क्या फ़र्क पड़ेगा LIC के ऊपर। काम करने वाले तो कर ही रहे हैं, है ना। एप्रिसिएशन उनको मिलता है जो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद काम करते हैं। लोग कहते हैं सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। आप देखिए ये बात सही है कि अगर सबकी परिस्थिति एक जैसी हो भी जाए तो भी बहुत जगह पे काम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए जो फसल होती है उसके लिए खेत चाहिए होता है, पानी होना चाहिए होता है, और खेत की जुताई वगैरह हुई रहती है तो वहाँ पे फसल होती है। अभी देखिए अगर खेत में बढ़िया सा बीज बो दिया जाए तो वहाँ फसल हो जाएगी, लेकिन अगर वही पानी वगैरह सारा चीज़ जो है सड़क पे बीज बोएंगे तो होगा क्या, ऊसर पे बोएंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो एक जैसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग जो है एक जैसा काम नहीं कर पाते। आपको इस फिल्म का कहानी याद है ना, एक ही माँ बाप के 2 बेटे, एक डाकू बनता है और एक जो है पुलिस का अधिकारी बनता है। तो परिस्थितियाँ नहीं महत्वपूर्ण होती हैं, आदमी का अपना जो व्यक्तित्व होता है वही महत्वपूर्ण। कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ, मंदी के नाते व्यवसाय में मंदी, लोग बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि जो हम जहाँ जाते हैं बीमा हो ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं। अब मार्च आ गया, आप देखिए फरवरी के महीने से प्रॉब्लम आई गई। फरवरी में ही लोग कहने लगेंगे कि अरे अब तो इस साल का असेसमेंट हो गया, सब लोग अपना अपना सेविंग कर लिए हैं, अब तो बीमा करा ही नहीं रहे हैं। तो फरवरी के पहले क्या कर लिए थे वो उस पर नहीं बात करेंगे। फरवरी आ गया, मार्च आ गया, तो इस नाते नहीं हो रहा है। कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे एजेंट हैं। आप किसी के पास जाइए, एजेंट हम लोग जाते हैं ना, अरे बहुत सारे एजेंट हैं, पहले मिले होते 10 साल पहले तो बड़ा अच्छा कर लेते, वो कभी नहीं कर पाते कोई, है ना। हर घर में एजेंट हो गए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं, तो एक्सक्यूज़ेस का कोई सलूशन निकलता भी नहीं। जिनको करना होता उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, और जिनको नहीं करना होता उनके दुनिया भर एक्सक्यूज़ रहते हैं। डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को बदलने से पहले दुनिया को बदलने मत जाइए, अपने आप को बदल लीजिए तो जो है कल्याण हो जाएगा। क्योंकि रोने वालों का कोई साथ नहीं देता, है ना। छोड़िए इसको। आस्क फॉर मोर, है ना। एक ये फंडा अपना लीजिए कि ज़्यादा की डिमांड करिए, है ना। लाइफ, पीपल एंड कस्टमर, ये ब्रह्म वाक्य समझिए इसको। लाइफ जीवन, पीपल लोग, और कस्टमर
दे आर नेवर गोइंग टू गिव यू मोर देन यू आस्क फॉर। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी समझाई तो रेयर ऐसे कस्टमर्स होते होंगे जो कहते होंगे थोड़ा इसको और बढ़ा दीजिए। कहते हैं क्या? 5 लाख की अगर आप पॉलिसी समझाएंगे तो रेयर लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं 10 लाख का करिए पॉलिसी। इस नाते जो है आप जो है उसको ज़्यादा का समझाइए, अपने आप वो चिल्लाएंगे नहीं ये हमारे सिर के ऊपर का है ना। तो आप हमेशा जो है ध्यान रखिए कि लाइफ, पीपल एंड कस्टमर दे आर नेवर गोइंग टू गिव यू मोर देन यू आस्क फॉर। जितना आप मांगेंगे उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये अच्छा, कई बार जो असफलता होती है, हमको कई बार जो है असफलता मिलती है या हमको निराशा मिलती है, उसके पीछे कभी विचार किया है कि कारण क्या होता है? कारण ये होता है, एक हंसी की बात है कि भगवान जो है भाई इतने सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितनी भाषाएं बोलनी जाती, और भगवान तो एक है, तो कितनी भाषाओं को समझेंगे? तो एक चीज़, सामान्य सी चीज़ समझते हैं, जो कुछ भी जो चीज़ मांगता है उसको तथास्तु, है ना। अब जैसा आपने बोला कि अरे मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, काम नहीं हो रहा है, तो क्या बोले? तथास्तु, हो गए, तुम पहले मरो, तुम्हारा काम नहीं होगा, है ना। अरे मैं बीमार रहता हूँ, मेरा जो है प्रॉब्लम है, ये है वो है, नहीं हो पाएगा, कोरोना आ गया है, कि चलो तुम्हारा भी तथास्तु, तुम, है ना। तो इस नाते जो है कहने का मतलब है, ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको ये नहीं सोचना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है और इस तरह से प्रयास करना है। सर हमारे एबीएम से अच्छा सर, कुमार राकेश सिंह सर, जी सर। तो ये जो फार्मूला है तथास्तु का, तो जैसा आप अपना जो बोलते हैं, है ना, ये हकीकत में एक साइंटिफिक रीजन भी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, है ना। जैसा आप सोचिए, कई बार आप देखिए, प्रैक्टिकली आप देखिए, मैं तो कई बार देखा हूँ, ऐसा देखा भी हूँ कि जैसे देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का हो मैच है, और कई बार अंदर से फील कि आउट ना हो जाए ये, है ना, लगता है कि ये कहीं कोहली आउट ना हो जाए, और अगली बाल पे आउट हो जाता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खतरनाक चीज है, हाँ, नेगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट, वो जल्दी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप किसी चीज़ को उल्टा सोचेंगे ना, तो आपके जीवन में वही चीज़ें होने लगेंगी। तो इस नाते हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने की आदत डालेंगे, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होने भी लगेगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, क्या वास्तव में जितना आपने काम किया है आप उसी के हकदार थे? यानी 5 लोगों ने जो है दहाई का अंक पाया है अभी तक, तो क्या 5 ही लोग ऐसे थे जो 10 पॉलिसी से ज़्यादा कर सकते थे? पतंग जो होती है, पतंग इसलिए बनी होती है कि वो जितनी ऊंचाई उड़ सके, अधिकतम ऊंचाई उड़ने के लिए होती है। पतंग इसलिए नहीं होती है कि वो लहरा के गिर जाए। पतंग का मतलब है कि हमेशा वो अधिकतम ऊंचाई पे, तो हमारा भी जो है लाइफ ऐसा हो, पतंग जैसा हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, है ना। फर्क इस बात, जैसे मान लीजिए बीरेन ने 35 पॉलिसी किया, तो क्या बीरेन जी 35 पॉलिसी ही कर सकते थे, या संग्राम ने अभी शुरुआत किया है तो क्या संग्राम इसी लायक थे? ऐसा नहीं है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की कि नहीं, कि जितने के आप योग्य थे, है ना। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने उतनी सफलता हासिल की कि जितने के आप योग्य थे, भले ही आप अपने दोस्तों में सबसे आगे हों। खास करके बीरेन जी, है ना, आपने 32-34 पॉलिसी करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो क्या आप सोचिए कि 5 महीने में
अगर आपने 32 पॉलिसी किया तो एवरेज 6 पॉलिसी का हुआ। अगर यही एवरेज से चलेंगे तो कितना पॉलिसी कर लेंगे? 60 पॉलिसी। 60 पॉलिसी का मतलब हुआ किस क्लब में जाएंगे? बीएम क्लब मेंबर। यही हुआ ना? तो क्या आप बीएम क्लब मेंबर में ही जाना चाहते हैं? इस स्लाइड का मतलब यही है कि जहां जो आपकी, भले ही आप अपने लेवल में सबसे नंबर 1 हो या अपने दोस्तों के बीच में आप ज़्यादा अच्छी हैसियत में हो, लेकिन क्या आपने वो स्थान हासिल किया है जहां तक आप पहुंच सकते थे? और अगर नहीं वहां पे हासिल किया है, वहां पे नहीं पहुंचे हैं, तो वहां पे आपको पहुंचना चाहिए। वो कोशिश करिए। हर एक आदमी से यही मेरी बात है कि जो आदमी 1 पॉलिसी किया, 5 पॉलिसी किया, 10 पॉलिसी किया है, वो क्या वास्तव में 10 ही पॉलिसी करने के योग्य था? 20 पॉलिसी, 25 पॉलिसी, 30 पॉलिसी, 50 पॉलिसी करने के योग्य नहीं था क्या? वो था, लेकिन नहीं कर पाया है। इस कमी को हमको दूर करना है। और छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं ना, उससे हमको अपने को उलझाना भी नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं को हमको किनारे कर देना। कभी जो है बाज जो है कौवा से लड़ाई नहीं करता, जानते हैं कि नहीं जानते? बाज जो है कौवा से लड़ाई नहीं करता, उसको अपनी पीठ पे बैठाता, ऊपर उड़ जाता है एकदम 22-23 हज़ार फीट की ऊंचाई पे। वहाँ ज़्यादा तो कौवा के सांस फूल जाती, वहीं मर जाता है ना? उसको लड़ना नहीं पड़ता, वो कौवा उसको नोचता रहता, कुछ बोलता नहीं। वो लेके जितना ऊंचाई पे जा सकता है, एकदम 22,000, 23,000, 30,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, कौवा की सांस फूल जाती है, वो मर जाता है। तो अपने को फालतू की चीज़ों में मत उलझाइए। तो बस इतना ही आज आप लोगों से बात करनी थी। आप लोगों ने बड़ा समय दिया, बड़े पेशेंस के साथ आपने मेरी बात को सुना। आप लोगों को धन्यवाद।